नमस्कार विद्यार्थियों, प्रसार कार्यक्रम नियोजन और विकास विषय पर इस सत्र में आपका स्वागत है। प्रसार कार्यक्रम की योजना बनाने वालों को कार्यक्रम विकास करने के प्रयासों में बहुत रचनात्मक और अभिनव सोच रखनी होती है। इसके लिए उन्हें समुदायों की बदलती आवश्यकताओं और जरूरतों के प्रति बेहद संवेदनशील बनने की जरूरत है। हमें विकास परियोजनाओं के बारे में ये समझने की जरूरत है कि ये आमतौर पर बदलती नीतियों और साथ ही बाजार की बदलती मांगों के कारण समुदायों में बदलाव लाने के उद्देश्य से समुदायों में आयोजित की जाती हैं। ये राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर बदलती नीतियां हो सकती हैं। इसके अलावा विकास परियोजनाएं भी हो सकती हैं जो समुदायों से जमीनी स्तर के संगठनों और सामुदायिक स्तर पर स्वयं की आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करने के लिए होती हैं। इस तरह उनकी अपनी आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। प्रसार कार्यकर्ता प्रसार योजनाकारों के रूप में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि दोनों ही स्थितियों में प्रसार कार्यक्रम के लिए सही से योजना बनानी पड़ती है और उससे अधिक अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे पिछले 2 सत्रों में हमने प्रसार शिक्षा के विकास क्रम और अवधारणा के साथ साथ प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। इस सत्र का उद्देश्य प्रसार कार्यक्रम और साथ ही कार्यक्रम नियोजन का अर्थ बताना होगा। इस सत्र के अंत तक आप प्रसार कार्यक्रम योजना की विशेषताओं के बारे में बता सकेंगे। आप प्रसार कार्यक्रम योजना के उद्देश्यों को बनाए रख सकेंगे। आप प्रसार कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांतों के बारे में बात करने में भी सक्षम होंगे और अंत में आप कार्यक्रम नियोजन और विकास प्रक्रिया में शामिल चरणों का समग्र रूप से वर्णन करने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ने से पहले हमें प्रसार कार्यक्रम का अर्थ समझना होगा। प्रसार कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? आइए कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। हम जो भी प्रसार कार्यक्रम बनाते हैं वो स्थिति, उद्देश्यों, समस्याओं और समाधानों का एक विवरण होता है। ये अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, लेकिन इसमें निरंतर संशोधन करने की आवश्यकता होती है। यही प्रसार योजनाओं का आधार होता है। प्रसार कार्यक्रम स्पष्ट रूप से परिभाषित, सचेत रूप से परिकल्पित उन शैक्षिक उद्देश्यों का एक समूह है जिसे स्थिति के पर्याप्त विश्लेषण से प्राप्त किया जाता है और इन उद्देश्यों को प्रसार के माध्यम से प्राप्त करना होता है। इन दोनों परिभाषाओं में हम देखते हैं कि एक प्रसार कार्यक्रम में स्थिति का विवरण दिया होता है। इसमें उद्देश्यों को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है। हमें समस्याओं, समाधानों की पहचान करनी होगी, लेकिन उससे पहले स्थितिजन्य विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। इन 2 परिभाषाओं में कार्यक्रम शब्द का अर्थ ध्यान केंद्रित करके तय की गई प्राथमिकताओं और डिजाइन से है। प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी तरह से विकसित कार्यक्रम ही उसका मार्गदर्शक होता है। तो प्रसार कार्यक्रम का कार्य एक ऐसी स्पष्ट मार्गदर्शिका, एक ऐसा खाका, एक ऐसी योजना प्रदान करना है जो किए जा रहे प्रसार कार्यक्रमों के संचालन में प्रसार कार्यकर्ता के लिए उपयोगी हो। पूरा कार्यक्रम लोगों की जरूरतों और उस कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी पर आधारित होना चाहिए। अब प्रसार कार्यक्रम का अर्थ समझने के बाद हमें निश्चित रूप से कार्यक्रम नियोजन का अर्थ जानना चाहिए, क्योंकि प्रसार कार्यक्रम नियोजन का अपने आप में गहरा अर्थ है। कार्यक्रम नियोजन का हम सभी के लिए, यानी भावी प्रसार कार्यकर्ता, विकास पेशेवरों, शिक्षकों और छात्रों के लिए क्या अर्थ है? कार्यक्रम नियोजन लोगों या समुदाय के बीच वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए विकास शिक्षा प्रयासों की दिशा और तीव्रता के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया है। तो कार्यक्रम नियोजन का मूल सार या कार्यक्रम नियोजन का मूल लक्ष्य लोगों के बीच एक वांछनीय बदलाव लाना है, अर्थात लोगों या उस समुदाय के बीच एक वांछनीय परिवर्तन लाना जहां आप काम करते हैं। ये असंतोषजनक स्थिति को पहचानने और संभावित समाधान या उद्देश्यों या लक्ष्यों को निर्धारित करने के प्रयास में लोगों के साथ काम करने की एक प्रक्रिया है। ये निश्चित रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया है। इसमें मौजूदा स्थिति और समस्याओं का समालोचन, विश्लेषण करना शामिल है। इसमें इन समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन भी शामिल है और ये प्रासंगिक विकल्पों का चयन करना है।
जो व्यक्ति की वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के लोगों के सहकारी प्रयासों द्वारा स्थानीय जरूरतों और संसाधनों के आधार पर प्रत्येक विकल्प को आवश्यक प्राथमिकता देता है। यहाँ सरकारी का अर्थ होगा वो लोग जो सरकार की ओर से काम करते हैं, और गैर सरकारी लोग वो होते हैं जो स्वयं सेवक हैं, जो समुदाय के लोग हैं और ऐसे लोग जो समुदायों की ओर से काम करते हैं और जो इन समुदायों से संबंधित हैं। तो कार्यक्रम नियोजन एक नियोजित परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि यदि आप जीवन के किसी भी पहलू, क्षेत्र अथवा संगठन में नियोजित किसी भी कार्यक्रम को देखते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। नियोजन की प्रक्रिया में आप लोगों को शामिल करते हैं, आप उनकी समस्याओं की पहचान करने का प्रयास करते हैं, आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, आप प्रत्येक समस्या का सबसे अच्छा विकल्प ढूंढते हैं, आप प्राथमिकता देते हैं कि आपको पहले किस समस्या पर मौजूदा स्थानीय ज़रूरतों और संसाधनों के आधार पर काम करने की ज़रूरत है, और फिर लोगों की सहयोगात्मक जरूरतों के आधार पर आप समुदायों में व्यक्तियों को उनकी वृद्धि और विकास के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम नियोजन समुदायों में लोगों की आवश्यकताओं, समस्याओं और हितों के प्रति बहुत संवेदनशील होकर उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि कार्यक्रम नियोजन एक नियोजित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। अब कार्यक्रम नियोजन की विशेषताएं क्या हैं? इस विषय पर आगे बढ़ते हुए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यक्रम नियोजन एक शैक्षिक प्रक्रिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें सीखना और सिखाना दोनों शामिल है और लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान खोजने, विश्लेषण करने, विचार विमर्श करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने का कौशल सिखाया जाता है। इसमें लोगों को तथ्यों का अधिक ज्ञान दिया जाता है और नियोजन प्रक्रिया के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदला जाता है। इससे पता चलता है कि ये प्रक्रिया शैक्षिक है, क्योंकि इसमें सीखना और सिखाना दोनों शामिल है और हम लोगों को कौशल सिखाने और उनके ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इससे उनके व्यवहार और सोच में बदलाव आता है। अब कार्यक्रम नियोजन की अगली विशेषता है कि ये समेकित और एकीकृत करने वाली प्रक्रिया है। जब प्रसार की बात आती है तो निश्चित रूप से कार्यक्रम नियोजन एक समेकित और एकीकृत करने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि समस्याओं की पहचान करने, उनकी प्राथमिकताओं को तय करने, उसके उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करने और निरंतरता और निगरानी प्रदान करने की प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को अच्छे से पता लग जाता है कि वे कहाँ हैं, वो भविष्य में क्या करेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए, और उस प्रक्रिया को करने के बाद वो कहाँ पहुंचने की संभावना रखते हैं। तो ये उनके लक्ष्यों के साथ साथ उनकी प्रक्रिया को समेकित और एकीकृत करता है। अब तीसरी विशेषता ये है कि कार्यक्रम नियोजन एक समन्वयकारी प्रक्रिया है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी लोगों, संस्थानों और संगठनों के बीच, लोगों और सामग्रियों के बीच और समान संघों के बीच प्रयासों और गतिविधियों के समन्वय की आवश्यकता होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ कितना समन्वय होता है। इसमें भागीदारी वाले समान संघों के बीच भी समन्वय होता है। ये समन्वय अनुसंधान और विकास विशेषज्ञों, फील्ड के कार्यकर्ताओं, स्थानीय स्वयंसेवकों, जमीनी स्तर के संगठनों और ऐसे बहुत से भागीदारों के बीच भी हो सकता है। इसलिए इन सभी में समन्वय का एक स्तर शामिल है। अतः इसे समन्वयकारी प्रक्रिया कहते हैं। बेशक कार्यक्रम नियोजन एक मूल्यांकन प्रक्रिया है। इसमें उपलब्धि के मूल्यांकन के अलावा नियोजन प्रक्रिया और संगठन का मूल्यांकन करना शामिल है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि आमतौर पर उपलब्धि हासिल होने के बाद, लक्ष्य तक पहुंचने के बाद एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन कार्यक्रम नियोजन में ऐसा नहीं है। इसमें योजना प्रक्रिया के हर चरण की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना होता है और उस संगठन का मूल्यांकन भी शामिल होता है जो कार्यक्रम की योजना का संचालन करता है। आप देख सकते हैं कि प्रसार कार्यक्रम नियोजन की प्रकृति बहुत समग्र है, क्योंकि ये शैक्षिक प्रक्रिया के साथ साथ एकीकृत और समेकित करने वाली प्रक्रिया है। ये समन्वय और मूल्यांकन करने वाली प्रक्रिया है। अब तक हम प्रसार कार्यक्रम का अर्थ समझ चुके हैं। हम कार्यक्रम नियोजन का अर्थ भी समझ चुके हैं।
तो बात करते हैं कि प्रसार कार्यक्रम नियोजन के उद्देश्य क्या हैं। प्रसार कार्यक्रम नियोजन के उद्देश्य काफी विविध हैं, लेकिन वे सभी समुदाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करते हैं। पहला उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि क्या किया जाए और क्यों किया जाए। इन दो सवालों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। दूसरा उद्देश्य सभी नए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक मार्गदर्शन प्रस्तुत करना है, ताकि उन उद्देश्यों को स्थापित किया जा सके जिनके अनुसार प्रगति को मापने के साथ साथ उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो क्या, क्यों, कैसे विचार किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि एक प्रस्ताव समुदाय में काम करने के लिए सक्षम होने के लिए कितना प्रभावी होगा। ये सभी सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर जब आप योजना बनाते हैं, आप किसी समुदाय में कार्य करने के लिए कोई योजना या रोड मैप बनाते हैं, तो आपको ये देखने की आवश्यकता होती है कि ऐसे सुव्यवस्थित उद्देश्य हैं या नहीं, जिनके प्रति हम कार्यक्रम नियोजन के प्रत्येक चरण में प्रगति की जांच कर सकें। प्रसार कार्यक्रम योजना का एक अन्य मुख्य उद्देश्य नेतृत्व के विकास में सहायता करना है। किसी भी कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में हमेशा ये दूरदर्शिता होनी चाहिए कि जब ये प्रक्रिया होती है तो उसे समुदाय के भीतर नेतृत्व का निर्माण करना होता है। इसे निरंतरता देनी होगी। मुख्यतः कार्मिकों के बदलाव के दौरान ये बहुत जरूरी है। अपने पिछले सत्र में मैंने प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में बात की थी। उसमें से एक मुख्य सिद्धांत जिसके बारे में मैंने बात की थी वो था सतत शिक्षा का सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो प्रसार की पूरी प्रक्रिया सतत शिक्षा की प्रक्रिया है। ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। इसी तरह यहाँ निरंतरता का तात्पर्य है कि कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया और प्रसार अत्यंत सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि कार्मिकों में परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जो बदल रहे हैं, जो समुदायों में काम कर रहे हैं, उनकी भूमिकाएं बदली जा सकती हैं, या नए लोग हो सकते हैं जिन्हें समुदायों में काम करने के लिए जोड़ा जाएगा। इसमें तात्कालिक समस्याओं में से महत्वपूर्ण को चुनने और अस्थायी परिवर्तनों से स्थायी परिवर्तन का साधन चुनना होता है। जब आप काम करने के लिए कोई समस्या चुनते हैं, तो आपको ये महसूस करना होगा कि समस्याओं या जरूरतों के कई विकल्प हो सकते हैं जो प्रसार कार्यकर्ता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। कुछ समस्याओं की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, जिनके दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं, और कुछ समस्याएं अल्पकालिक समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें आकस्मिक समस्याएं कहा जाता है। इसलिए आपको प्राथमिकताओं को चुनने, प्राथमिकता वाली समस्या को चुनने और उस पर काम करने में बहुत ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अल्पकालिक समस्याओं की तुलना में दीर्घकालिक समस्या अधिक महत्वपूर्ण समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक अल्पावधि की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, तो आप इसे दीर्घकालिक समस्या के साथ जोड़ सकते हैं और इस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आपको अस्थायी परिवर्तनों में से स्थायी परिवर्तनों को चुनना होगा। आपको ये देखने की जरूरत है कि यदि आप किसी समस्या पर काम करते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि इससे किस तरह के बदलाव आएंगे। क्या इससे स्थायी या अस्थायी परिवर्तन होगा? और इसी तरह उस समस्या का चयन करें जो स्थायी परिवर्तन लाएगी, ताकि समस्या को खत्म करने के लिए और अनुभूत और गैर अनुभूत दोनों जरूरतों को विकसित करने के लिए गलत संसाधनों को चुनने से रोका जा सके। प्रायः समुदायों में काम करते हुए प्रसार कार्यकर्ता ये सोचते हैं, अगर उन्हें बीच में कोई चरण मिल गया है जो उन्हें अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकता है, वे सोचते हैं कि वो कदम या साधन अपने आप में आखिरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये पहचानने और समझने के लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि ये सिर्फ एक साधन है, अंत नहीं है। फिर अनुभूत और गैर अनुभूत दोनों जरूरतों को विकसित करें। अनुभूत जरूरतें वो जरूरतें होती हैं जिनके बारे में समुदाय के लोग स्वयं आपको बताएंगे कि ये जरूरत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी आवश्यकताएं हो सकती हैं जो समान रूप से महत्वपूर्ण भी हो सकती हैं, जिनके बारे में समुदाय के लोग बता या बोल नहीं पा रहे हैं। तो आपको अनुभूत और गैर अनुभूत दोनों पर काम करने की जरूरत है। प्रसार कार्यक्रम नियोजन का एक अन्य उद्देश्य ग्रामीण या सामुदायिक विकास के लिए काम कर रहे विभिन्न लोगों के प्रयासों का समन्वय करना है।
समन्वय के बिना कार्यक्रम नियोजन के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता है। वैसे भी प्रसार शिक्षा में समन्वय का सिद्धांत भी होता है। समय और धन की बर्बादी को रोकना, संसाधनों के सबसे अच्छा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यकुशलता बढ़ाना, स्थानीय लोगों को प्रसार कार्यकर्ताओं को अधिक समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि अधिक सहयोग और वित्तीय सहायता मिल सके। लिखित रूप में एक स्टेटमेंट होनी चाहिए ताकि आम जनता भी उस बारे में जान सके। अब ये भी एक बहुत ही प्रमुख उद्देश्य है जो कहता है कि आम जनता के उपयोग के लिए लिखित रूप में एक उचित स्टेटमेंट होनी चाहिए ताकि वे इसे कार्यक्रम के लक्ष्यों को देखने और अपनी समस्याओं की पहचान करने के लिए एक दिशा निर्देश या रोड मैप के रूप में उपयोग कर सकें। अब प्रसार कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांतों की बात करते हैं। मैं इन पर विस्तार में चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि प्रसार कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांतों में जिन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है वे प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों के जैसे ही हैं, जिन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आइए इन प्रसार कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांतों को देखते हैं। प्रसार कार्यक्रमों का डिजाइन तैयार करते समय हमारे पास स्पष्ट और महत्वपूर्ण उद्देश्य होने चाहिए जो लोगों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। प्रसार कार्यक्रमों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि वे समुदाय में उपलब्ध संसाधनों और समय के आधार पर प्राथमिकता तय करें। प्रसार कार्यक्रमों में विभिन्न स्तरों पर एक सामान्य सहमति होनी चाहिए। विभिन्न स्तरों पर निर्णयों, प्रक्रियाओं और संसाधनों की एक सामान्य समझ होनी चाहिए। यही इस सिद्धांत का तात्पर्य है। प्रसार कार्यक्रमों में स्थानीय स्तर पर लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए यदि आप इन सिद्धांतों को प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों से जोड़कर देखते हैं तो आप महसूस करेंगे कि इन सिद्धांतों और प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों के बीच काफी समानता है। प्रसार कार्यक्रमों में सही संस्थान और संगठन शामिल होने चाहिए। यहाँ हमारा मतलब भागीदारों, बाहरी स्रोत या संसाधनों से है। प्रसार कार्यक्रमों में कार्य की एक निश्चित योजना होनी चाहिए। बहुत सारी गतिविधियों को करने के लिए एक उचित योजना होनी चाहिए जिसे काम करने के क्रम में क्रमबद्ध रूप में देखा जा सके और ये तय किया जा सके कि अब हमें क्या करना है। प्रसार कार्यक्रमों में परिणामों के मूल्यांकन और कार्यक्रम पर पुनर्विचार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम परिणामों की समीक्षा करते हैं तो हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां हम कार्यक्रम पर फिर से विचार करते हैं ताकि जब आप कार्यक्रम को दोबारा करें या आप फिर से कार्यक्रम तैयार करें तो पहले के अनुभवों या कमियों एवं सुधारों को भी शामिल किया जा सके। यदि कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले कोई परिवर्तन या संशोधन हैं, फिर आपको अपनी कार्यक्रम योजना को संशोधित करने की आवश्यकता होगी। प्रसार कार्यक्रमों को समुदाय के सदस्यों के बीच लाभों के समान वितरण के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। अब हम कार्यक्रम नियोजन और विकास प्रक्रिया के चरणों में आ गए हैं। चरणों की श्रृंखला में ये शामिल हैं: आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण करना, जरूरतों और उद्देश्यों का निर्धारण करना, समस्याओं की पहचान करना, समाधान ढूंढना, समस्याओं का चयन करना और प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, कार्य योजना तैयार करना, योजना को क्रियान्वित करना, परिणामों की जांच और मूल्यांकन करना और योजनाओं की प्रगति और अनुमान पर पुनर्विचार या समीक्षा करना। आइए अब हम एक एक करके कार्यक्रम नियोजन और विकास प्रक्रिया के चरणों को समझते हैं। आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण और मूल्यांकन से संबंधित पहला चरण बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी योजना पर्याप्त और विश्वसनीय आंकड़ों के संग्रह पर निर्भर करती है जिससे हम सभी परिचित हैं। किसी भी क्षेत्र में उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम नियोजन के लिए साक्षरता स्तर, स्कूल जाने वालों, फसल का पैटर्न, कृषि प्रबंधन की प्रक्रियाओं, समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति और उत्पादन के कारकों का गहन ज्ञान आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण है कि सभी प्रसार कार्यकर्ताओं के पास ठोस पारिवारिक, ग्राम और ब्लॉक योजना तैयार करने के लिए खेत, कृषि और परिवार से जुड़ी आवश्यक तथ्यात्मक और बुनियादी जानकारी हो। सबसे पहले गांव के बारे में बुनियादी जानकारी होनी चाहिए जिसमें वहां की संस्कृति, व्यवसाय, जलवायु और भौगोलिक स्थिति आदि शामिल हो। दूसरा, कृषि प्रबंधन, उत्पादन कार्यक्रम, उद्यमिता कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, जल और स्वच्छता कार्यक्रम और ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी जुटानी होगी।
ग्राम स्तर के कार्यकर्ता, प्रसार अधिकारी और प्रसार कार्यक्रम के विकास में लगे प्रखंड विकास अधिकारी जैसे व्यक्ति को स्थानीय संस्थाओं जैसे पंचायत, सहकारी समिति, स्कूल और ग्रामीण युवा क्लब के माध्यम से तथ्यात्मक आंकड़े एकत्र करके और परिवार, गांव और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के निर्माण के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। आइए अब हम दूसरे चरण के बारे में बात करते हैं। शुरू की जाने वाली परियोजनाओं पर निर्णय लेने से पहले कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में जरूरतों और उद्देश्यों का निर्धारण करना ही दूसरा चरण है। कार्यक्रम के मूल उद्देश्य ग्रामीणों द्वारा प्रसार कर्मचारियों के परामर्श से निर्धारित किए जाते हैं। ग्रामीणों को अपनी जरूरतों, समस्याओं और परियोजना की बहुत स्पष्ट समझ होनी चाहिए ताकि वे गांव के कार्यक्रमों के उद्देश्यों को तय करने में सक्षम हों। वैसे सबसे अच्छी स्थिति ये है कि इस बारे में गांव के लोगों को ही बताना चाहिए। परिवार की योजनाओं के लिए भाग लेने वाले परिवार के मुखिया या सक्रिय सदस्य द्वारा भी उद्देश्य तय किए जा सकते हैं और यदि सामुदायिक स्तर पर गतिविधियां की जानी हैं तो ग्राम पंचायत की भी भागीदारी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि गांव के लोगों को कार्यक्रम के उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रसार कार्यकर्ता विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करने में ग्रामीणों को समझा सकते हैं। उद्देश्यों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के अलावा लोगों में व्यवहार परिवर्तन को शामिल करना चाहिए और इसे ग्राम विकास स्तर पर अन्य मानदंडों को भी पूरा करना चाहिए। प्रसार कार्यक्रम नियोजन की दिशा में तीसरा चरण समस्याओं को तय करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि समस्याएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले ऐसी समस्याएं जिन्हें ग्रामीण अपने संसाधनों से हल कर सकते हैं, जैसे कृषि उत्पादन के उन्नत तरीकों को अपनाकर पैदावार, खाद्य उत्पादन में सुधार करना, कंपोस्ट खाद तैयार करके खाद क्षमता में सुधार करना, सेवा सहकारी समितियों, ग्रामीण युवा क्लब, महिला मंडल और ऐसे अन्य समूह का आयोजन करना। दूसरी तरह की समस्या ऐसी भी हो सकती है जिन्हें बाहरी सहायता लिए बिना सामुदायिक सहयोग से हल किया जा सकता हो, जैसे स्वयंसेवी प्रयास से गांव तक पहुंचने वाली सड़क का निर्माण, गांव की जल निकासी में सुधार, तालाबों, टैंकों को गहरा करना, सामान्य भूमि का वनीकरण आदि। तीसरी तरह की समस्या ऐसी समस्या हो सकती है जिनमें उच्च लागत शामिल होने के कारण बाहरी स्रोतों से सहायता और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, जैसे स्कूल भवन का निर्माण, पौध संरक्षण उपकरणों की खरीद और उपयोग, पंपिंग सेटों की स्थापना, नलकूपों का निर्माण आदि। अब समस्याओं का समाधान खोजने की बात करते हैं। प्रसार कार्यकर्ताओं को गांव की समस्या की स्पष्ट समझ होनी चाहिए और समस्याओं के समाधान की पेशकश करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए। उन्हें अपने वरिष्ठ विशेषज्ञों से उन समस्याओं के बारे में सलाह लेनी चाहिए जिन्हें वे खुद को संभालने में सक्षम नहीं हैं। अक्सर प्रसार कार्यकर्ता ऐसी विशिष्ट ज्ञान या तकनीकी जानकारी से सुसज्जित नहीं होते हैं जिनमें वैज्ञानिक या तकनीकी समझ की आवश्यकता होती है। ऐसे में वे समुदायों की समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं? इसके लिए वो समाधानों की जानकारी के लिए अनुसंधान और विकास संगठनों के वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों से परामर्श ले सकते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो समाधान व्यवहारिक और किफायती होने चाहिए और उनका परिणाम संतुष्टि और ज्ञानार्जन भी होना चाहिए। ग्रामीणों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे प्रमुख कार्यक्रम में विशेषज्ञ भागीदार के रूप में काम करें, क्योंकि विशेषज्ञ गैर सरकारी संगठन, अनुसंधान और विकास की विशेषज्ञता रखने वाली कई अन्य संगठन हो सकते हैं जो समुदायों की मदद करना चाहते हैं और भागीदारों के रूप में कार्य करना चाहते हैं। प्रसार कार्यक्रम की योजना बनाने की प्रक्रिया में अगले चरण पर आगे बढ़ते हुए हमें समस्याओं का चयन करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि सभी समस्याओं का समाधान एक साथ नहीं किया जा सकता, भले ही उनके समाधान आपको पता हों। इसलिए प्रसार कार्यकर्ताओं और ग्राम संस्थानों को समस्याओं का चयन करना चाहिए और परियोजनाओं पर अपने प्रयासों को बहुत चरणबद्ध तरीके से केंद्रित करना चाहिए। इससे वांछित उपलब्धियां प्राप्त होंगी और गांव के लोगों को उस कार्यक्रम में उपयोगिता के बारे में समझना होगा।
आप जानते हैं कि इसलिए कभी-कभी छिटपुट प्रयास ग्रामीण लोगों के मन पर स्थायी और ठोस छाप नहीं बनाते हैं। ऐसे में गांव और ब्लॉक स्तर पर स्थापित कार्यक्रम समितियों को ये निर्धारित करने के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए कि चल रही परियोजनाओं पर कितनी प्रगति हुई है, कौन सी परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं और कौन सी नई परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। वार्षिक कार्य योजना तैयार करना। प्रायः हम कार्यक्रम नियोजन में ऐसा करना भूल जाते हैं। वार्षिक कार्य योजना तैयार करना क्या है? गतिविधियों की वार्षिक योजना तैयार करने का मतलब है कि चयनित समस्याओं को हल करने की दिशा में एक कार्य योजना बना ली गई है। ये कार्यक्रम नियोजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। कार्य योजना उन गतिविधियों की सूची बनाना है जिसके द्वारा उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है जो पहले से ही लोगों द्वारा और प्रसार कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधानों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसमें कार्यक्रम को लागू करने की विधि जैसे प्रदर्शन, चर्चा, बैठकें, प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा पारिवारिक संपर्क आदि शामिल हैं। ये प्रक्रिया के मूल्यांकन के तरीकों के साथ साथ कार्यक्रम को संचालित करने के लिए स्थानों, समय, जिम्मेदार व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी देता है। पंचायत, सहकारिता, स्कूल, ग्रामीण युवा क्लब और व्यक्तिगत परिवार जैसे ग्राम संगठन अपनी वार्षिक कार्य योजना सरल तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी अच्छी तरह से कार्यक्रम को संचालित किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि ये हमारे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ग्राम स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी एवं स्थानीय संस्थाओं, प्रसार विशेषज्ञों, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पंचायत समिति द्वारा प्रखंड स्तर पर प्रत्येक गतिविधि का समुचित परिप्रेक्ष्य में संचालन करने तथा समस्त संसाधनों की अग्रिम व्यवस्था करने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे कि उपकरण, क्रेडिट, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, साहित्य आदि। विशेष परियोजनाओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। ऐसे अच्छे स्थानीय नेताओं का चयन करने का प्रयास किया जाना चाहिए जो जिम्मेदारी से कार्य कर सकते हैं और प्रसार एजेंसी के प्रयासों को बढ़ा सकते हैं। इन सब से बढ़कर किसी कार्यक्रम को पूरा करने के सभी चरणों पर ग्रामीणों के साथ चर्चा की जानी चाहिए और उचित समय पर उनकी सहमति प्राप्त की जानी चाहिए ताकि कार्यक्रम में भागीदारी का निर्माण किया जा सके और उसे लंबे समय तक बनाकर रखा जा सके। और हम सभी जानते हैं कि विकास कार्यक्रम के लिए साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। परिणामों की निरंतर जांच और मूल्यांकन करना। अब आपको प्रत्येक गतिविधि का पर्याप्त रिकॉर्ड रखना होगा क्योंकि ये भविष्य के मूल्यांकन का आधार बन जाता है। अक्सर हम अपने स्वयं के जीवन में भी देखते हैं कि हम अपने काम का रिकॉर्ड रखते हैं ताकि हम अपने काम का आकलन करते रहें और उसमें सुधार करते रहें। प्रसार कार्यक्रम योजना में भी ऐसा ही होता है। गतिविधियों का मूल्यांकन प्रसार कर्मचारियों, ग्राम संस्थाओं और पंचायत समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। भविष्य के प्रत्येक कार्यक्रम पिछले कार्यक्रम के मूल्यांकन परिणामों पर आधारित होने चाहिए। सफल मूल्यांकन ही कार्यक्रम को सही दिशा देता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि मूल्यांकन करने का काम किसी परियोजना की गतिविधियों या उपलब्धियों की नई रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि ये इन परिणामों की मूल उद्देश्यों के साथ तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसलिए हमेशा याद रखें कि मूल्यांकन करने के लिए आपको परिणामों की तुलना करनी होगी। इसमें आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बनाए गए मूल उद्देश्यों के साथ अपनी उपलब्धियों की तुलना करनी होगी। अंत में हम कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के अंतिम चरण पर आते हैं, जो पुनर्विचार या प्रगति की समीक्षा और योजनाओं का अनुमान लगाने के बारे में है। इसलिए कार्यक्रम निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चक्र के अंत में लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्तरों में परिवर्तन को देखते हुए स्थिति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, ताकि पूरी प्रक्रिया नए या संशोधित उद्देश्यों के साथ फिर से शुरू हो सके। पंचायत, सहकारिता, स्कूल और पंचायत समिति जैसी ग्राम संस्थाओं को समय समय पर ब्लॉक के स्टाफ सदस्यों के सहयोग से योजनाओं की प्रक्रिया, उनकी प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। जिन कार्यक्रमों ने लोगों पर प्रभाव डाला है या जिन्हें उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों में अपनाया जाना चाहिए,
जहां समान कृषि जलवायु और सामाजिक आर्थिक स्थितियां मौजूद हैं। जिन कार्यक्रमों को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन पर शोध किया जाना चाहिए। हमें उनकी विफलता के कारणों का पता लगाने की जरूरत है। ये है पुनर्विचार की प्रक्रिया। कार्यक्रमों को कभी भी अपने आप में समाप्त नहीं माना जाना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम समाप्त नहीं होता है, क्योंकि प्रसार में ये एक सतत प्रक्रिया है। ये अधिक प्रभावी कार्य करने के लिए केवल उपकरण है। कार्यक्रम की तैयारी में खर्च किए गए समय और ऊर्जा का उचित समायोजन हमेशा कार्यक्रम के वास्तविक कार्यान्वयन के अनुरूप होना चाहिए। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्यक्रम निर्माण प्रक्रिया के सभी चरणों में मूल्यांकन, निर्णय, नियोजन और कार्रवाई लगातार और अलग-अलग डिग्री में चलती रहती है। इसी के साथ आज का ये सत्र समाप्त होता है। अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपना पेन और पेपर निकालें और कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के चरणों को नोट करते हुए उसके चरणों और कार्यक्रम नियोजन बनाने की प्रक्रिया को नोट करें। मैं चाहती हूं कि आप किसी भी ऐसे ग्राम समुदाय से समस्या उठाएं जिससे आप परिचित हों और उस समस्या के आधार पर कार्यक्रम नियोजन के चरणों पर काम करना शुरू करें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रसार शिक्षा में कार्यक्रम नियोजन क्या होता है। धन्यवाद।